नमस्कार, मैं डॉक्टर अंशुमान सोनी, असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री, गवर्नमेंट कॉलेज शाहपुरा भीलवाड़ा। इससे पहले वाली क्लास के अंदर हमने मध्यकालीन भारतीय इतिहास के स्रोत के रूप के अंदर चार पुस्तकों का अध्ययन किया था। पहली थी तहकीक-ए-हिंद, चचनामा, तबकात नासरी और ताजुल मासी। इन चार ग्रंथों का अध्ययन हमने किया था और ये जानने का प्रयास किया था कि मध्यकालीन भारतीय इतिहास के निर्माण के अंदर इनकी क्या भूमिका है। आज इसी कड़ी के अंदर हम तीन प्रमुख इतिहासकार साहित्यकारों की जो कृति हैं, उनकी रचनाएं हैं, जो मध्यकालीन भारतीय इतिहास से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण है, उनका आज हम अध्ययन करेंगे। इसके अंदर तीन जो साहित्यकार हैं, अमीर खुसरो, बर्नी और इब्न बतूता को आज इसके अंदर लिया गया है। सर्वप्रथम हम चलते हैं अमीर खुसरो की तरफ। अमीर खुसरो एक कवि थे, एक इतिहासकार भी थे और एक संगीतकार भी थे। इनके द्वारा अनेक कविताएं लिखी गई हैं जो मुख्य रूप से फारसी भाषा और खड़ी बोली हिंदी के अंदर इसका जो है इनके द्वारा ये कविताएं लिखी गई। इतिहासकार इनके द्वारा अनेक ऐतिहासिक ग्रंथ लिखे गए हैं जिनके अंदर तत्कालीन जो घटनाओं की जानकारी हमें प्राप्त होती है, तत्कालीन ऐतिहासिक तथ्यों की हमें जानकारी प्राप्त होती है। इसके अलावा एक संगीतकार भी इन्हें माना जाता है। इनके संगीत के क्षेत्र के अंदर इन्होंने बहुत से आविष्कार किए हैं। कहा जाता है कि तबले का आविष्कार और सितार का जो आविष्कार है वो इन्हीं के द्वारा किया गया। तो एक ख्याति नाम कवि, इतिहासकार और संगीतकार अमीर खुसरो का जन्म 1253 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के एटा जिले के पटियाला नामक स्थान पर हुआ। अमीर खुसरो ने बलबन से लेकर गयासुद्दीन तुगलक तक के 8 सुल्तानों के शासनकाल का वह स्वयं प्रत्यक्ष दर्श किया। तो एक बहुत ही लंबा इतिहास इन्होंने देखा है। ये समस्त सुल्तानों जो बलबन से लेकर गयासुद्दीन तुगलक तक के जो सुल्तान हैं, उनके दरबार के अंदर ये रहा है और अनेक युद्धों के अंदर भी इसने भाग लिया है। कह सकते हैं कि अनेक जो घटनाओं क्रम का जो है ये प्रत्यक्षदर्शी भी रहा है। ये प्रथम भारतीय लेखक है जिसने हिंदू शब्द और मुहावरों का भी प्रयोग किया है। अमीर खुसरो मूल रूप से एक कवि हैं और उनके द्वारा जो अधिकांश जो रचनाएं रची गई हैं वो काव्य शैली के अंदर रची गई। तो काव्य शैली के अंदर उनकी रचनाएं होने के कारण एक साहित्यिक स्रोतों को एक नई दिशा भी इसके अंदर मिली है। जो इनकी जो रचनाएं हैं वो ऐतिहासिक दृष्टिकोण के साथ साथ जो साहित्यिक दृष्टिकोण से, काव्य शैली से भी बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। इन्हें मध्यकालीन भारतीय संगीत परंपरा का संस्थापक भी इन्हें माना जाता है। अमीर खुसरो ने संगीत के क्षेत्र के अंदर बहुत से आविष्कार किए हैं जिसके अंदर तबला, कव्वाली, तिलक, साजगरी आदि जो है महत्वपूर्ण माने जाते हैं। ये फारसी के सर्वश्रेष्ठ कवि और खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि थे। इनके द्वारा हिंदी में भी अनेक जो है साहित्यिक रचनाएं लिखी गई। अमीर खुसरो की लगभग 96 जो ग्रंथ इनके द्वारा लिखे गए हैं, जिसके अंदर से कुछ महत्वपूर्ण साहित्यिक ग्रंथों का आज हम अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम है 5 दीवान। तो दीवान मुख्य रूप से ये अमीर खुसरो की कविताओं का इसके अंदर संकलन किया गया है जो ऐतिहासिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो दीवानों के अंदर अमीर खुसरो के द्वारा विभिन्न विषयों के ऊपर जो कविताएं लिखी गई हैं उनको इसके अंदर संकलित किया गया है। दूसरे हैं खमसा। खमसा मुख्य रूप से 5 ग्रंथ है इसके अंदर भी। मतल उल अनवर, इसके अंदर ईश्वर से संबंधित जो है ईश्वरी ज्ञान या अध्यात्म से संबंधित जो जानकारी इसके अंदर प्राप्त होती है। सिरिन और खुसरो, मजनू और लैला एक मूल रूप से एक प्रेम कहानी है। आईने सिकंदरी, ये मुख्य रूप से सिकंदर से संबंधित जो इसके अंदर जानकारी प्राप्त होती है। इसके अलावा हस्त भयस्त, ये भी एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है जो इनका माना जाता है। इसके अलावा कुछ ऐतिहासिक ग्रंथ भी इनके द्वारा लिखे गए हैं जिनका इतिहास की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। इसके अंदर मध्यकालीन भारतीय इतिहास को जानने का जो है एक महत्वपूर्ण साधन भी है, इनके ऐतिहासिक ग्रंथ है। इसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण जो ग्रंथ है वो है किरान उल सादिक। इस ग्रंथ में सुल्तान कैकूबाद और उसके पिता तथा बंगाल के सूबेदार बुगरा खां की पारस्परिक भेंट का एक मार्मिक चित्रण इसके अंदर या वर्णन इसके अंदर किया गया है। साथ ही दिल्ली नगर के वैभवशाली और भारत की समृद्धि का भी वर्णन इस ग्रंथ के अंदर होता है। तो मुख्य रूप से जो है गुलाम वंश से संबंधित जो जानकारी है, प्रारंभिक जानकारी जो है वो इस ग्रंथ के अंदर हमें मिलती है। तो दूसरा है मिफ्ता उल फुतह। यह कृति अमीर खुसरो के जो दीवान एक गुरातुल कमाल का ही एक भाग है मूल रूप से, और इसके अंदर जलालुद्दीन खिलजी के सैनिक अभियानों का वर्णन किया गया और ये भी काव्य शैली के अंदर किया गया। जलालुद्दीन खिलजी के समय मलिक छज्जू का जो विद्रोह हुआ, इसके अलावा उसके समय जो भी सैनिक अभियान हुए
उन समस्त अभियानों की जो जानकारी है मुक्ता और फतेह के अंदर मिलती है। ये सभी ग्रंथ इसके जो है वो काव्य शैली के अंदर लिखे हैं, यानी कि ऐतिहासिक घटनाओं को काव्य के माध्यम से इसके अंदर जो है बतलाया गया है, जो साहित्यिक के दृष्टि के साथ साथ ऐतिहासिक दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट इसके इनकी ग्रंथ है आशिका या देवल रानी खिलजी। इसमें गुजरात के शासक करण देव की जो पुत्री थी देवल रानी और सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के पुत्र खिलज खां के प्रेम प्रसंग का इसके अंदर वर्णन हमें मिलता है। इसमें अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो गुजरात विजय की गई, मूल रूप से जो देवल देवी थी वो गुजरात की रहने वाली थी, उसके अंदर गुजरात विजय का अभियान का विशेष रूप से वर्णन मिलता है। साथ ही मंगोलों के द्वारा अमीर खुसरो को बंदी बनाया जाए, यानी कि मंगोल आक्रमण का उल्लेख है। साथ ही इस मंगोल आक्रमण के दौरान अमीर खुसरो को जो बंदी बनाए जाने का उल्लेख भी इसके अंदर प्राप्त होता है। कई बार एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि कौन सा ग्रंथ है जिसके अंदर मंगोलों के द्वारा अमीर खुसरो को बंदी बनाए जाने का उल्लेख मिलता है, तो वो है आशिका ग्रंथ है। इसके बाद जो महत्वपूर्ण ग्रंथ है वह है नुए सिपेला। यह ग्रंथ 9 भागों के अंदर विभक्त होने के कारण नुए सिपेला यानी कि 9 आकाश के नाम से इसे जाना जाता है। यह भी काव्य शैली के अंदर है और इसमें लगभग जो है 45 छंद इसके अंदर की गई। इसमें सुल्तान मुबारक शाह खिलजी के दक्षिण भारत के सैनिक अभियानों के साथ साथ भारत की भौगोलिक स्थिति का वर्णन किया गया है। साथ में यहाँ विभिन्न पशु पक्षियों का वर्णन भी काव्य रूप में किया गया है। यह ऐसा ग्रंथ है जिसके अंदर अमीर खुसरो ने मूल रूप से भारत की प्रशंसा की और उससे भारतीय होने पर एक गर्व का अनुभव हुआ है। तो इस ग्रंथ के अंदर इस चीज का जो वर्णन है वो किया गया है। इसके बाद आता है तुगलकनामा। इससे मूल रूप से गयासुद्दीन तुगलक के समय की घटनाओं को चित्रण किया गया है, जिसमें उसके राज्यारोहण एवं उसकी खुसरो शाह के ऊपर विजय का उल्लेख भी इसके अंदर किया गया। यह ग्रंथ भी काव्य शैली के अंदर लिखा गया है। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण जो ग्रंथ है अमीर खुसरो का वह है खजाइन उल फतेह। इस ग्रंथ का ही दूसरे नाम तारीख इलाही। यह जो ग्रंथ है यह गद्य शैली के अंदर लिखा गया है, जिसके शीर्षक का यानी खजाइन उल फतेह के जो टाइटल है इसका शाब्दिक अर्थ है विजयों का कोष। इसमें सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल के प्रथम 16 वर्षों का वर्णन इसके अंदर किया गया है। इसमें अलाउद्दीन खिलजी के विजय अभियान, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लगभग अनेक विजय अभियान इसके अंदर किए गए हैं, जिसका वह स्वयं प्रत्यक्षदर्शी भी रहा है। कई अभियानों के अंदर अमीर खुसरो ने स्वयं ने भाग भी लिया है। तो अमीर अलाउद्दीन खिलजी के समय जो दक्षिण भारत के अंदर मलिक काफूर के द्वारा जो विजय अभियान किया गया, जिसके अंदर वारंगल वारंगल काकतीय देवगिरी वारंगल और मदरी राज्यों पर जो आक्रमण किए गए उनका उल्लेख इसके अंदर मिलता है। साथ ही उसके अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो प्रशासनिक सुधार लागू किए गए, चाहे वो सैनिक सुधार से संबंधित हो जिसके अंदर नगद वेतन देने की प्रणाली हो, एक स्थायी सेना का गठन करने की हो, इसके अलावा राजत्व संबंधित सिद्धांत हो, सैनिक सुधारों के अंदर दाग और हुलिया आदि प्रथाओं का जो उल्लेख है वो सब इस ग्रंथ के अंदर मिलता है। इसके अलावा जो उनकी बाजार व्यवस्था थी अलाउद्दीन खिलजी की, उसके बारे में भी जानकारी इसके अंदर मिलती है। इसके अलावा इसके अंदर एक युद्ध प्रणाली का भी वर्णन किया गया है जो संभवतः किसी अन्य पुस्तकों से हमें प्राप्त नहीं होता। तो खजाइन उल फतेह जो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल को जानने का एक बहुत ही प्रमाणिक स्रोत इससे माना जाता है। और कह सकते हैं कि अमीर खुसरो ने बहुत ही लंबा जो है टाइम पीरियड इसके अंदर बिताया, लगभग 7 या 8 सुल्तानों को उन्होंने शासनकाल देखा है। तो इन शासनकाल का प्रत्यक्षदर्शी रहा है, इसलिए इनके जो ग्रंथों को बहुत ही विश्वसनीय ग्रंथ भी माना जाता है। और इतिहास की दृष्टि से, मध्यकालीन भारतीय इतिहास की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण इनका साहित्य जो है माना गया है। इसके बाद जो दूसरे राइटर्स हैं आज के हमारे, जियाउद्दीन बर्नी। जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा वैसे तो अनेक पुस्तकें लिखी गई हैं, जिसके अंदर 2 महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, तारीख-ए-फिरोजशाही और फतवाए-जहादारी। दोनों ही पुस्तकें फारसी भाषा के अंदर लिखी गई हैं। तारीख-ए-फिरोजशाही जो है वो 1358 ईस्वी के अंदर ये लिखी गई है। इसमें बलबन से लेकर फिरोज शाह तुगलक तक के शासनकाल के 6 वर्ष तक की घटनाओं का वर्णन इसमें किया गया। जैसा कि इससे नाम से स्पष्ट है तारीख-ए-फिरोज है, तो मूल रूप से ये फिरोज शाह के समय जो है, फिरोज शाह तुगलक के समय ये लिखी गई है। इसमें जो है बलबन से लगाकर जो खिलजी वंश के बाद जो तुगलक वंश तक के जो शासनकाल की घटनाओं में जानकारी मिलती है। इसमें इसके अलावा शासन प्रबंध, जो शासन प्रबंध से संबंधित तुगलक काल के अंदर जो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा जो भी योजनाएं चलाई गई उससे संबंधित जानकारी, सामाजिक स्थिति और आर्थिक स्थिति का भी वर्णन इसमें किया है। फतवाए-जहादारी इनकी दूसरी पुस्तक है। यह एक राजनीतिक सिद्धांत पर लिखी गई पुस्तक है। इसके अंदर राजत्व के सिद्धांत का जो व्याख्या की गई है
और महत्वपूर्ण जो आदर्शों और शासन व्यवस्था के जो सिद्धांत होने चाहिए, राजा की कर्तव्यों का जो उल्लेख है वो इस पुस्तक के अंदर किया गया है। तो राजनीतिक सिद्धांत की दृष्टि से यह पुस्तक बहुत ही जो है महत्वपूर्ण मानी जाती है अथवा ये जानकारी। इसके बाद आती है इबन बतूता की पुस्तक। ये आज के हमारे तीसरे राइटर हैं और इनके द्वारा जो पुस्तक लिखी गई वो है किताबुल रहना। तो इबन बतूता मुख्य रूप से मोरक्को के निवासी थे, या वेनिस जिसे हम कहते हैं, वेनिस के निवासी थे, जो एक यानी कह सकते हैं कि विदेशी यात्री थे जिन्होंने भारत की यात्रा की और अपना यहाँ का भारत का जो है यात्रा वृत्तांत लिखा है। ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के अंदर भारत आए और 1333 ईस्वी से 1347 ईस्वी तक ये भारत के अंदर रहे। मोहम्मद तुगलक ने इन्हें चीन के अंदर अपना राजदूत बनाकर भी इन्हें भेजा था और स्वदेश वापसी के उपरांत यानी कि वापस जब ये वेनिस मोरक्को लौटे तो उसके पश्चात उन्होंने वहाँ के सुल्तान की आज्ञा से अपने जो विदेशी जो यात्रा वृत्तांत है वो लिखा है, जो कि रेला के नाम से जाना जाता है। इस ग्रंथ में मूल रूप से सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी से लेकर मोहम्मद बिन तुगलक तक के शासनकाल की घटनाओं का विशेष रूप से वर्णन किया गया। इसमें मुख्य रूप से जो है जो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल की जो अनेक योजनाएं रही हैं, चाहे वो दुआब में कर वृद्धि हो, नया कृषि विभाग हो, राजधानी परिवर्तन हो, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन हो, खुरासान की विजय हो, आदि का उल्लेख बहुत ही विस्तृत ढंग से इसके अंदर किया गया है। इसके राजनीतिक इतिहास के अलावा इसके अंदर सामाजिक जीवन के बारे के अंदर भी उसने बहुत कुछ लिखा है। यद्यपि एक विदेशी यात्री होने के कारण उसकी एक समझ, एक कह सकते हैं कि भारत की जटिल सामाजिक व्यवस्था है, तो उसको समझ पाने में कहीं कहीं पे वो चूक भी कर गए हैं। तो इस वजह से उसके जो इतिहास है कुछ प्रमाणिकता पर थोड़ा संदेह हमें होता है इसके अंदर, क्योंकि विदेशी यात्री होने की वजह से भारत की जटिल सामाजिक व्यवस्था को समझना उनके लिए थोड़ा सा कठिन रहा है। इसके अलावा आर्थिक और सांस्कृतिक स्थिति का भी बहुत ही अच्छा वर्णन इसके अंदर किया है। अब हम नेक्स्ट क्लासेस के अंदर जो सल्तनत काल के इतिहास से संबंधित जो महत्व